एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार अचानक ओबीसी गिनती को लेकर यानी जातीय गणना को लेकर इतने सीरियस, इतने गंभीर क्यों हो गए हैं। एक बड़ा सवाल इससे जुड़ा हुआ उठता है कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष में अपनी कोई नई भूमिका, कोई बड़ी भूमिका देख रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ सवाल है, क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच नए सिरे से कोई खिचड़ी पक रही है। क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर साथ आ सकते हैं। और चौथा सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की नूरा कुश्ती है। आपस में ये नूरा कुश्ती खेली जा रही है कि ओबीसी की गिनती तो आखिरकार हम करवा ही लेंगे, बस श्रेय कहीं तेजस्वी यादव को या फिर श्रेय कहीं अखिलेश यादव को ना मिल जाए। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। ओबीसी की गिनती यानी जातीय आधार पर जनगणना एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है, एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। यहाँ तक कि पैगासस, महंगाई और बेरोजगारी, नौकरियां जाना, कोरोना की विफलता, ये सारे मुद्दे आज की तारीख में पीछे छूट गए लगते हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, उसमें उनके साथ तेजस्वी यादव होते हैं, साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी होते हैं, ओवैसी भी होते हैं, साथ ही साथ बीजेपी का भी एक सदस्य होता है। अब बताइए, बीजेपी के सदस्य को जातीय जनगणना की गिनती के लिए प्रधानमंत्री के पास जाने की क्या जरूरत है। वो अपने बीजेपी के संगठन से कहे, आला कमान से कहे, आला कमान प्रधानमंत्री से कह देगा। लेकिन नहीं, केंद्र सरकार जातीय जनगणना से अभी तक इनकार करती रही है। और उधर बिहार विधानसभा में दो बार जो प्रस्ताव होता है उसमें बीजेपी प्रस्ताव का समर्थन करती है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे, जो हिंदुत्व के प्रतीक माने जाते थे, जिनके पिता भी माने जाते थे, वो भी जातीय जनगणना के पक्ष में प्रस्ताव लाते हैं और वहां भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ साथ बीजेपी इसका समर्थन करती है। अब मसला सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रह गया है। एक बड़ी बात यह है कि हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद चुनाव है, ओबीसी वहां 40% के आसपास है, एक बड़ा वर्ग है, बड़ा चंक है, लेकिन अखिलेश यादव खामोश है। अखिलेश यादव उस तरह जोर शोर से ओबीसी गिनती की बात नहीं कर रहे जितनी बात उनके पड़ोसी राज्य, जहां पर 2020 में जाकर विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव आखिर क्या सोच रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जबकि पूरे देश में कांग्रेस इस मांग को उठा रही है, एनसीपी कह रही है, वाईएसआर रेड्डी की पार्टी कह रही है, टीएसआर कह रहा है, तमिलनाडु की पार्टियां कह रही हैं, स्टालिन कह रहे हैं, बीजू जनता दल कह रहा है, उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक की सरकार कह रही है, हेमंत सोरेन की सरकार कह रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है, ममता बनर्जी कह रही है, शायद ही कोई एक दल, बीजेपी भी कह रही है, तो शायद ही कोई एक दल ऐसा बचा हो जो ओबीसी की गिनती की बात नहीं कर रहा हो। बीजेपी के तो जो संघमित्रा मौर्य हैं, उनके पिता यूपी में मंत्री हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन तक ने लोकसभा के अंदर बीजेपी की तरफ से बहस की शुरुआत करते हुए कह दिया था कि जब हमारे यहाँ जानवरों की गिनती हो सकती है तो फिर ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो सकती। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने जोड़ दिया कि हमारे यहाँ जानवरों और यहाँ तक पेड़ों की गिनती होती है तो ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो सकती। खैर, ये मसले अलग हैं, लेकिन पहले नीतीश की बात करते हैं कि नीतीश अचानक इसलिए भी सक्रिय हुए लगते हैं क्योंकि उससे पहले तेजस्वी यादव सक्रिय हो गए थे। और बिहार के अंदर नीतीश हो या तेजस्वी यादव हो, उनकी पूरी राजनीति ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के आसपास घूमती है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आसपास घूमती है। नीतीश कुमार की और ओबीसी के अंदर जो प्रभावशाली जाति है यानी यादव जाति है, उसके आसपास या धुरी है वो आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव यानी तेजस्वी यादव के पार्टी की। तो सारा श्रेय ना ले उड़े इसलिए वो कह रहे हैं, या फिर वो बीजेपी को एक्सपोज कर देना चाहते थे कि भाई बीजेपी राज्य के स्तर पर अलग बात करती है, केंद्र के स्तर पर अलग बात करती है। या मैं देख रहा था एक चैनल के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी से बहुत ज्यादा खुश ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार लगते नहीं है, या इससे ज्यादा उन्होंने इन शब्दों में कहा कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार विपक्ष में अपने लिए एक बड़ी भूमिका तलाश रहे हैं। संघ हमेशा से ही जातीय जनगणना के खिलाफ रहा है, उसके पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि उसको लगता है कि हिंदुत्व एक इकाई के रूप में है, पूरा हिंदू एक इकाई के रूप में, उसको जातियों उपजातियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे विभाजित करेंगे तो हिंदुत्व जो
की बात वो जो करते हैं, वो हिंदुत्व एक वोट बैंक नहीं रहेगा, वो जातियों में बंट जाएगा, और जातियों में अगर वोट बैंक बंट जाएगा तो फिर क्षेत्रीय दल उभार पर आएंगे, फिर बीजेपी भी राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर चुनाव ओबीसी वोटों के सहारे उस आसानी से नहीं जीत पाएगी जिस आसानी से वो जीतती रही है। पिछले दो लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से ओबीसी बीजेपी के पक्ष में गया है, वो भी उसके हिसाब से भी संघ सोचता है इन चीजों को। तो हिंदुत्व को एक रखने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर क्या मोदी सरकार इसलिए अभी तक आनाकानी कर रही है या खुलकर सामने नहीं आ रही जातीय जनगणना को लेकर, क्योंकि वो संघ को नाराज नहीं करना चाहती, या वो समय चाहती है संघ को समझाने में, खुश करने के लिए कि भी हम रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, तभी तो हिंदुत्व पनप सकेगा, फल फूल सकेगा, हिंदुत्व वाला कार्ड तभी तो हम खेल पाएंगे और इस एजेंडे को पूरा कर पाएंगे। हम सत्ता में ही नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ थे। और ऐसे में ओबीसी के वोट बैंक को लेना जरूरी हो जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20% मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, 10% जाटव दलित नहीं देता, 10-11% जो यादव ओबीसी नहीं देता, तो ये 40% तो बाहर निकल गया। बाकी 60 में से निकालना है, 60 में से भी कम से कम यूपी में चुनाव जीतने के लिए 32-33%, 35% वोट निकालना है। वो तब हालत में जब विपक्ष बिखरा हुआ है। अगर विपक्ष एक हो जाए तो फिर तो आपको वोट परसेंटेज 40-45 से ऊपर चाहिए। तो ये स्थितियों से गुजर रही है बीजेपी। लेकिन मोटे तौर पर क्या लगता है नीतीश कुमार को लेकर, आप भी सोचिएगा, क्योंकि नीतीश पहले भी पलटी मार चुके, पहले वो बीजेपी के साथ रह चुके, फिर बीजेपी से अलग हो चुके, फिर लालू से हाथ मिला चुके, फिर एक छोटी सी बात से नाराज होकर अचानक शाम को राज्यपाल के पास मिलने जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद सुशील मोदी उनके घर पहुंच जाते हैं बीजेपी के साथ। 2.5 घंटे में इस तरह का जो सत्ता परिवर्तन हिंदुस्तान के इतिहास में शायद कभी नहीं रहा होगा। और उसके धुरी के नायक, कुछ लोग कहते हैं प्रतिनायक या खलनायक, जो भी कहें अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी के हिसाब से, वो नीतीश कुमार है। नीतीश ने इससे पहले पेगासस के मुद्दे पर कहा कि जांच होनी चाहिए। इससे पहले धर्मांतरण कानून को लेकर कहा कि उनके यहाँ लागू नहीं होगा। इससे पहले कहा कि सीए और एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा, कम से कम बिहार में इसको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये बातें सारी की सारी बीजेपी के खिलाफ जाती थी, लेकिन नीतीश अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कंसिडर कर रहे थे और बीजेपी उस राजनीतिक मजबूरी को भी समझ रही थी। नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट भी चाहिए, अति पिछड़ों का भी वोट चाहिए, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी अब भी समझ रही है कि नीतीश जो ये बात उठा रहे हैं, जो मोदी से मिल रहे हैं, जातीय जनगणना ओबीसी गणना की बात कर रहे हैं, वो उसकी राजनीतिक मजबूरी है। राजनीतिक मजबूरी इसलिए है क्योंकि वो नहीं चाहते कि आरजेडी को सारा श्रेय मिल जाए इस आंदोलन का, और बीजेपी भी नहीं चाहती कि आरजेडी को श्रेय मिले। वो भी चाह रही है कि अगर श्रेय मिलता है तो नीतीश को मिलना चाहिए, इसलिए ये एक नूरा कुश्ती हो सकती है। आमतौर पर सारे जानकार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि स्थितियां कुछ ऐसी आती जा रही हैं कि केंद्र के स्तर पर बीजेपी को जातीय जनगणना ओबीसी की गिनती के लिए सहमति देनी ही होगी, और इस देने में भी कुछ बहुत ज्यादा जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव तो 6 महीने दूर है, तब तक तो जनगणना के नतीजे आएंगे नहीं। यहाँ तक कि 2024 तक भी, लोकसभा चुनाव तक भी जनगणना के नतीजे नहीं आएंगे, और नतीजों के डर जो बीजेपी को है, उस डर से वो थोड़ी मुक्ति पालेगी 2024 के लोकसभा चुनाव तक। ऐसे में अगर आप घोषणा कर देते हैं और घोषणा से ओबीसी का दिल जीत लेते हैं, या क्षेत्रीय दलों को दिल नहीं जीतने देते या उनको किनारे कर देते हैं, तो ये आपकी राजनीतिक जीत ही होगी। इसमें संघ को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए, सवर्ण जातियों को भी, जो अपर कास्ट को भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपर कास्ट को बीजेपी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दे चुकी है। अपर कास्ट के लोगों की नियुक्तियां भी बहुत हो रही हैं। मुख्यमंत्री पद पर भी अपर कास्ट के ही बीजेपी में आमतौर पर देखे जा रहे हैं। आप असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा अपर कास्ट के हैं, और योगी खुद अपर कास्ट के हैं। शिवराज सिंह चौहान को अगर छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर सब जगह जो हम देख रहे हैं कि अपर कास्ट के ही मुख्यमंत्री हैं। तो उनको बहुत कुछ बीजेपी ने दिया कि बीजेपी ये जानकर चलती है, मानकर चलती है कि अपर कास्ट उसको छोड़कर जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो अपर कास्ट तो उसकी जेब में है। ऐसे में वो जो ओबीसी का ध्रुवीकरण नहीं चाहती इस रूप में कि वो क्षेत्रीय दलों को और ज्यादा जाए या क्षेत्रीय दल और ज्यादा मजबूत हो। तो कुल मिलाकर क्या ये नूरा कुश्ती है? फिर वही सवाल। और अंततः बीजेपी इसका ऐलान कर देगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि श्रेय बीजेपी को जाए, मोदी सरकार को मिले और साथ ही साथ नीतीश कुमार को मिले।
या फिर नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठाने के फेर में है, या नीतीश को लग रहा है कि अब बाहर निकलने का यही एग्जिट का प्लान यही है, बाहर निकला जा सकता है। और जो उन्होंने अपनी साख घटा दी थी लालू का साथ छोड़कर, एक तरह से लालू का साथ छोड़ने का मतलब समूचे विपक्ष का साथ छोड़कर बीजेपी की गोद में जाकर जा बैठे थे, वहां से उठने का, निकलने का और विपक्ष में एक अपनी एक बड़ी भूमिका ये तलाशने का, उसकी संभावना तलाशने का ये एक बड़ा स्वर्णिम मौका है। क्या ऐसा वो सोच रहे हैं? पलटी मार कहा जाता है उनको, और फैसला तो खैर लेना ही पड़ेगा। रामविलास पासवान कहते थे कि जो सड़क पर जो एक जानवर विशेष का नाम लेते थे कि सड़क पर वो इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो तय नहीं कर पाता कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था, अपने ड्राइवर के साथ जा रहे थे कार में, तो एक खरगोश आ गया गाड़ी के नीचे। तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि ये खरगोश कैसे मर गया। ड्राइवर ने कहा, साहब वो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, खरगोश की गलती थी, फलाना ढिमका। तो वो जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, शायद दरबारा सिंह थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, खरगोश इसलिए मर गया क्योंकि खरगोश तय नहीं कर पाता कि उसको इधर जाना है या उधर जाना है। तो यही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस इस रूप में तय नहीं कर पा रही, लेकिन नीतीश तय करने में बड़े माहिर रहे हैं, और क्या कुछ ऐसा कुछ बड़ा वो तय कर रहे हैं, ये हो सकता है आने वाले समय में हमें नजर आए। और ओबीसी जातीय जनगणना अगर बीजेपी नहीं करवाना चाहती तो इसका वो क्या तोड़ निकालती है? क्या कोटे में कोटा, सब कोटा की बात करती है, या कोई एक आयोग बैठा देती है, कमेटी बैठा देती है? ये भी अगले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि तय हो जाए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।